हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लेके आए हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का नया टॉपिक, या आप कह सकते हो सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज योर इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब बड़े से स्टूडेंट लास्ट वीडियो में कहते सर पार्टनरशिप भी बचा है, सोशल अकाउंटिंग भी बचा है एंड सो ऑन। तो उन्हें मैं बता दूं, हमने आपको 2 बारी पार्टनरशिप बढ़ाया हुआ है इन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, वो आप देख सकते हो अभी के लिए। बाद में अगर मुझे टाइम मिलता है बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो उसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा। अगर आपको वो प्लेलिस्ट ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने नीचे आपको जो आपको कमेंट सेक्शन में जाइए, जो आपको फर्स्ट कमेंट दिखेगा उधर मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप उधर से देख सकते हो। अभी के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं आपको पार्टनरशिप जरूर कराऊंगा, उसके लिए घबराओ मत। तो आपने अगर आप चाहते हो, मैं पढ़ना चाहता हूं पार्टनरशिप है क्या, तो आप उधर पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, दैट इज योर इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि नाम ही बता रहा है, फर्स्ट वर्ड क्या है, इंडिया, हमारा देश, हमारा सबसे प्रिय देश, और हमारी पीडीएफ का पासवर्ड इंडियन। नेक्स्ट टर्म फाइनेंशियल, फाइनेंशियल क्या होता है, जो पैसे से रिलेटेड हो। थर्ड टर्म मैनेजमेंट, फोर्थ टर्म सिस्टम, मतलब कि इंडिया का पैसे की कैसे मैनेजमेंट की जाए, उस सिस्टम को हम बोलेंगे आईएफएमएस। इंडिया में जितना भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसको हमने प्रॉपर मैनेज करके रखना है, उस सिस्टम को हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक पार्ट भी आप कह सकते हो। जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो उसे ये टॉपिक बड़े आसानी से समझ आने वाला है। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही है, कोई प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है इस टॉपिक में, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ कवर कराया जाएगा आपको। अब आगे हम बात करते हैं, जो मैंने लिखा है उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो क्या लिखा है मैंने, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी सिस्टम पे डिपेंड है। टॉप मोस्ट आप सिस्टम कह सकते हो ये। अगर ये सिस्टम अच्छी तरह एफिशिएंट वे में वर्क नहीं करेगा तो इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं सिस्टम है क्या, क्या मैनेज करते हैं दिस सिस्टम। ध्यान से पढ़िएगा, क्या पता यही सीधे एमसीक्यू आ जाए जो लाइन में आगे पढ़ने वाला हूं। दिस सिस्टम मैनेजेस द फ्लो ऑफ फंड बिटवीन द पीपल, ब्रैकेट में लिखा हाउस होल्ड सेविंग ऑफ द कंट्री, एंड द वन हु मे इन्वेस्टेड वाइसली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज। ये सिस्टम क्या मैनेज करता है सर, वो मैनेज करता है फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड मतलब पैसे का आना जाना, किसके बीच में, वो 2 पार्टीज, एक जो सेव करता है और दूसरा जो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ध्यान से समझना आप जो मैं बताने वाला हूं। अब आप जानते हैं ये जो बैंक होते हैं, कोई भी बैंक आप लगा लीजिए, J&K बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये क्या है, ये भी एक बिजनेस ही है। ठीक है, ये मत सोचो आपके फायदे के लिए बनी हुई है बस, ये भी कमाई कर रहे हैं तो आपको दे रहे हैं। इनकी कमाई नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्या करते हैं ये सर, ये क्या करते हैं, हमारे बीच में आ जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम पैसा बचाते हैं और बैंक वाले को दे देते हैं, हाँ ये ले मेरा पैसा रख, मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बैंक वाला कहता है ठीक है तुझे इंटरेस्ट दे देंगे, तू बस मुझे पैसा दे। अब बैंक वाला क्या करता है, आगे इसे इन्वेस्ट कर देता है। या तो इन्वेस्ट कर देगा आगे किसी अच्छी जगह पे, या तो लोगों को लोन दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अब बैंक में जमा कराते हो पैसे, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, मेरे हिसाब से अराउंड 3% मिलता है, मेरे हिसाब से अब तो इससे भी कम हो गया। आपने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने आपको रिटर्न में 3% इंटरेस्ट दिया। बैंक ने इन रिटर्न आपका पैसा उठा के लोन दे दिया किसी इंसान को जिसको पैसे की जरूरत थी, किसी बिजनेसमैन को। अब उस बिजनेसमैन से वो ज्यादा इंटरेस्ट वसूलेगी। फॉर एग्जाम्पल वो 10% ले रही है उससे इंटरेस्ट, उसे 7% का तो मुनाफा ही हो गया ना। तो इसलिए बैंक भी एक बिजनेस ही है, आपके बीच में एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है बैंक। उसने आपसे पैसा लिया, आगे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, आप थे सेवर और ये जो था ये था इन्वेस्टर। बैंक भी आप इन्वेस्टर कह सकते हो, जिसने लोन लिया। अब उस जिस इंसान ने ऑब्वियस ही बात है लोन लिया होगा,
उसने लोन मैक्सिमम क्यों लिया होगा? ज्यादा चांसेस यही है कि उसने नया बिजनेस ओपन करना होगा। आपको मैं बता दूं, हमारे इंडिया में अराउंड 80% मेरे हिसाब से मैं कम बोल रहा हूं, बिजनेसेस लोन पे चल रहे हैं। अब आप क्या सोचते हो, ये जो बड़ी कंपनीज है, रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, टाटा कंपनी, क्या ये बिना लोन की चल रही हैं? इनके पास भी हजारों लाखों करोड़ों का लोन है। इन्होंने क्या किया होता है, सारा का सारा पैसा उनका नहीं है। क्या रिलायंस कंपनी में, जियो कंपनी में अंबानी का ही सारा पैसा है? नहीं, उसमें हम जैसे आम इंसान भी पैसा लगाते हैं। आपने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में। हम क्या करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं, हम शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं असली में? शेयर्स क्या होते हैं, एक छोटे छोटे पार्ट लगा लो आप कैपिटल के, जिसको हम ले लेते हैं। उस छोटे से पार्ट को मैंने ले लिया, मैं उसका मालिक बन गया हूं। चाहे छोटा से ही मालिक बनो, लेकिन मालिक बन गया हूं। ठीक है, तो वो आपके होते हैं शेयर्स। यही चीज बैंक करती है। ठीक है, बैंक क्या करती है, आपसे पैसा लेती है, इन रिटर्न किसी को लोन दे देगी, या कहीं पे अच्छी जगह उन्हें लगता है कि हाँ मैं इधर इन्वेस्ट कर देता हूं, मुझे इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसको साथ में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दे देती है और बाद में खुद भी मजे करती है। ठीक है, तो यही आपका सिस्टम, दिस सिस्टम मैनेजेस द फ्लो ऑफ फंड बिटवीन द पीपल ऑफ हाउस होल्ड सेविंग, जो सेव कर रहा है, एंड द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बीच में ये सिस्टम फ्लो ऑफ फंड्स को मैनेज करता है। द फाइनेंशियल सिस्टम एनेबल्स लेंडर्स एंड बोरोस टू एक्सचेंज फंड, जो लेंड करने वाला और जो बोरो करने वाला है उनके बीच में फंड्स फ्लो करने में ये मदद करती है। नेक्स्ट मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसे आप नोट डाउन कर लो, तभी मैंने इसे कलर भी इसका चेंज किया, हाईलाइट भी किया है। द फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसके आगे हमने पढ़ना है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो क्या है? इंस्टीट्यूशंस का सेट है, उसका ग्रुप है, मार्केट्स का ग्रुप है, इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप है, जो प्रमोट करता है सेविंग्स बाय चैनलाइजिंग देम टू द मोस्ट एफिशिएंट यूज। घबराओ मत, जिसको मैंने सर्कल किया है ना, इन सबके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। बस अभी इतना याद रखिए, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है सर? ये वो है, ये उनके ग्रुप का सेट है। किस किस के? इंस्टीट्यूशंस के, मार्केट्स के, इंस्ट्रूमेंट्स के, जो प्रमोट करता है सेविंग्स, जो हमें प्रमोशन करता है कि हां आप सेविंग कीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। क्या मैंने आज 1,000 रुपया बचाया, मैं उसे घर पे रख दूंगा, क्या अगले दिन वो 1,001 हो जाएगा? नहीं। अगर आप घर पे पैसा रखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर आगे इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा ही होगा। इसलिए कभी आपने पैसे को बचाकर नहीं रखना। आगे आप या तो उसे बैंक में रख सकते हो, या तो किसी अच्छी जगह जो वहां पे आपको फिजिबिलिटी लगती है कि हां इधर मुझे रिटर्न मिलने के बड़े अच्छे चांसेस है, उधर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वही सिस्टम है जो मैनेज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्या है फीचर्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के? पहला आता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ही लिखी थी, that it plays an vital role in the economic development of the country as it encourages both savings and investment। ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है आपका, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको मदद करती है। क्यों? क्योंकि ये आपको उकसाती है कि हां जनाब पैसे बचाइए, तो इधर इन्वेस्ट कीजिए तो आपको और पैसा मिलेगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाती है, तो इसलिए पैसा जब आपकी मार्केट में उतरता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। जैसे कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों गिरी? क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं था, कोई खर्चने को तैयार ही नहीं था। जब आपके पास सेविंग होगी, सेविंग करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमाओगे, तो आपका मन भी करेगा कि हां मैं खर्च लेता हूं। आप खर्चोगे तो उस दुकानदार का घर चलेगा, दुकानदार का घर चलेगा तो वो आगे और इन्वेस्टमेंट करेगा, और आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाएगा, और नए नए प्रोडक्ट्स लाएगा, और आगे आपको सर्विसेज देगा, और आगे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके कारण आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। तो आप कह सकते हो अगर ये सिस्टम एफिशिएंट होगा तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ये बड़े बताएगा,
वाइटल रोल प्ले करता है ये। नेक्स्ट बोलता है इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वन सेविंग। आप जो सेविंग करते हो उसे मोबिलाइजिंग और एलोकेट कैसे आपने बांटना है आपको बताता है कि आपने कहां पे पैसा सही लगाना है, कैसे कैसे बांटना है पैसा, उसमें भी ये मदद करता है। नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। मतलब कि अगर आपका ये सिस्टम नहीं होगा ना तो आपके इधर बाजार में बैंक भी नहीं होंगे, बैंक भी एक आधा ही होगा। आज देखो गली गली में बैंक खुला हुआ है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एक्सपैंड करने में भी मदद करेगा। प्लेज ए की रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल बनाने में भी मदद करता है। कैपिटल इन द सेंस आपके पैसे का इकोनॉमी में इनफ्लो आउटफ्लो को मदद ये करेगा, ठीक है। ये आपका वो कैपिटल आपका ये अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से नहीं रहता, ये आपका इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से रहता है। आप कह सकते हो कि इससे आपका स्टॉक बढ़ेगा, आपकी ज्यादा सेल होगी। जब सेल ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करेंगे। अगर आपको पता है इधर हमारे इकोनॉमी में बिकेगे ही नहीं, फ्रिज नहीं बिकेंगे, शर्ट नहीं बिकेंगे, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन भी कम होती है। तो आप कह सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन में ये मदद करती है। इट हेल्प्स फॉर्म अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड वन सेविंग। जो इसकी मेन डेफिनेशन आप कह सकते हो ये लिंक का काम करती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिनको हमने आगे डिटेल्स में पढ़ना है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट है, इसे नोट डाउन कर लो, इसका फ्लो चार्ट बना लो आप। तो क्या है 4 मेन कंपोनेंट? दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एसेट्स, नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द लास्ट वन इज फाइनेंशियल मार्केट। तो आज के लेक्चर में हम इसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। आने वाले लेक्चर्स में ये 3 भी हम कवर करेंगे। तो आज का हमारा सिर्फ टारगेट क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं आप लेक्चर अगर ध्यान से सुनोगे, एक बंद कमरे में आपके आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए, आपको बड़ी आसानी से समझ आने वाला है। और वीडियो के एंड तक मैं गारंटी देता हूं हर एक स्टूडेंट को आसानी से ये याद भी हो गया होगा, और साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आपका फर्स्ट कंपोनेंट। हमने 4 कंपोनेंट की बात की। फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। इसके बारे में भी आपको पता ही होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या हैं? हमारे बैंक्स जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स, वो कंपनीज जो हमें पैसा प्रोवाइड करती हैं, वो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। जो पैसे के साथ डील करती है वो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है। तो इधर मैंने क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडियरीज हु फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम बाय मेकिंग द इन्वेस्टर एंड बोरोअर मीट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या है? वो एक इंटरमीडिएट का काम करती है। जो ऊपर हमने पढ़ा ना IFMS, वो एक सिस्टम है। सिस्टम के अंदर इसका एक ये कंपोनेंट है, उसका एक ये पार्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट बीच में एक जरिया बनता है, किसके बीच में? इन्वेस्टर और बोरोअर के बीच में। दे मोबिलाइज सेविंग ऑफ सरप्लस यूनिट एंड एलोकेट द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज प्रॉमिसिंग अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न। जो प्रॉमिस करती है कि आपको बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। क्योंकि अब हम बैंक में भी जाते हैं, आपको पता है आजकल कितने ज्यादा बैंक हैं, तो हम बैंक में ही पूछते हैं, हाँ जनाब आप मुझे कितना FD पे रेट दोगे? तो अच्छा SBI में तो इतना रेट मिल रहा है, अच्छा J&K बैंक में तो इतना रेट मिल रहा है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें इंश्योर भी करते हैं कि आपको बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न भी मिले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बिकॉज दे एक्ट एज मिडल बिटवीन सेवर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। ये इंटरमीडियरीज का काम करती है, मिडल मैन का काम करती है, किन के बीच में? बोरोअर्स और लेंडर्स के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहता है, बच्चे इसमें बहुत घबराते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने पूरा क्लियरली एंड तभी करूंगा जो आपको क्लियरली समझ आएगा। बात आती है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। हाँ ऐसी भी हैं कुछ इंस्टीट्यूट जो नॉन बैंकिंग है। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग इंस्टीट्यूट ही आते हैं। घबराओ मत, सब कुछ बताऊंगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जैसे कि नाम बता रहा है बैंक से रिलेटेड, ठीक है। बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आर, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है RBI, इनका अपेक्स बैंक, इन सभी बैंकों का बाप बैंक आप कह सकते हो।
जो इसे कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, रेगुलेट करता है और डेवलप करता है मॉनेटरी सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो यही है बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। जितने भी आपके बैंक हैं ये सब किस में आएंगे? सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में आएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंडर किसके अंडर आएंगे? सब बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंडर आएंगे। लेकिन अभी भी इधर बात खत्म नहीं हुई, बैंकिंग इंस्टीट्यूट को भी आगे बांट दिया गया, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंडर हमने पढ़ा बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग के अंडर अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया। उससे स्टार्ट करने से पहले मैं एक और मेन चीज आपको बताना चाहता हूं, दैट बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो नोन एज डिपोजिटरी। डिपॉजिट की स्पेलिंग होते हैं ना, वही डिपोजिटरी इंस्टीट्यूट्स। इसे भी आप लिख लो नोट में। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज। आप ऑर्गेनाइज वर्ड से तो वाकिफ होंगे, इंग्लिश वर्ड है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चले, सिस्टमैटिक वे में चले, उसे हम ऑर्गेनाइज बोलेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड हो गए जो अनसिस्टमैटिक चले, कोई सिस्टम नहीं है उसका, कोई ऑर्गेनाइज वे में वो काम नहीं करता, वो हाँ जी वही है ये। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के भी अंडर और पार्ट्स आ गए, दैट इज योर कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक आप जिसे कहते हो, एंड फॉरेन बैंक। ये चार पार्ट हमने पढ़ने किसमें है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। कमर्शियल बैंक, दीज बैंक हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन बाय गिविंग देम फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक डेबिट कार्ड, बैंक का अकाउंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। ये जो हमारे J&K बैंक है, हमारा SBI बैंक है, HDFC बैंक है, ये सब कुछ, ये हमारे कमर्शियल बैंक है ना, ये क्या करते हैं? हमसे पैसा लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, हमें क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज देते हैं, हमें और भी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ कौन हुए? दैट इज योर कमर्शियल बैंक। द मनी पीपल डिपॉजिट इन सच बैंक, इन बैंक में हम पैसे भी जमा कराते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंकिंग या आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है, दैट इज योर कोऑपरेटिव बैंक। सेकेंड टाइप क्या आ जाती है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको पता होगा, तो क्या होती हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स? कोऑपरेटिव बैंक्स आर द फाइनेंशियल एंटिटीज विच बिलोंग टू देयर मेंबर्स, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही बनते हैं, उनमें आउटसाइडर्स इंक्लूड नहीं होते। वैसे आजकल तो सभी के लिए बन ही जाते हैं, हमारे इधर ही लगा लो, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है, होते भी हैं इधर कोऑपरेटिव बैंक, तो उधर आप ऑब्वियस बात है, उधर आप अगर ले लेते हो, अकाउंट खोल लेते हो, तो आप उसके मेंबर बन जाते हो। हु आर द ओनर्स एंड द कस्टमर ऑफ द बैंक। कोऑपरेटिव बैंक किस क्या है? जिसमें मेंबर्स ही सिर्फ उसके ओनर्स हैं और उसे उसके कस्टमर भी वो ही हैं एट द सेम टाइम। कोऑपरेटिव मिलजुल कर वो स्टार्ट करते हैं। आप कह सकते हो आपकी किट्टी पार्टी टाइप हो जाता है। किट्टी पार्टी में भी आपके दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, वही आपके मेंबर्स हैं और वही आपके संभालने वाले हैं। तो ये कोऑपरेटिव मिलजुल कर आप कह सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। आरआरबी की पोस्ट निकलती है, आपको पता है ना। J&K देहाती बैंक, J&K बैंक अलग है, J&K देहाती बैंक अलग है, J&K ग्रामीण बैंक भी है। ठीक है, तो ये भी उसी के रिलेटेड है। जो इधर मैंने जो बोल्ड किया आप इसे ही पढ़ लो, ये भी बड़ा काफी है। रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एंड क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड इन रूरल एरिया। जो कमर्शियल बैंक है वो आपके बिग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी प्रोवाइड करती है लोन, लेकिन ये जो आरआरबीज होती हैं इनका मेन फोकस रीजन की डेवलपमेंट पर होता है, उस रूरल एरिया को अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पे होता है। तो वॉज सेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग द कमर्शियल बैंक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी। तो इनका मेन मकसद क्या है? उस रूरल इकोनॉमी को बेटरमेंट किया जाए, उसे डेवलप किया जाए। द रीजनल रूरल बैंक वर सेटअप विद द व्यू टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू वीकर सेक्शंस। वैसे तो आजकल आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ वीकर सेक्शन तक नहीं रही, अमीर इंसान भी जाता ही है आरआरबी बैंक्स में, क्योंकि उधर उन्हें फैसिलिटीज मिल जाती है आसानी से। तो वो मतलब मेन डेफिनेशन अगर मानी जाए तो ये ही है। बाकी वो सिस्टम हमारा बिगड़ा हुआ है, वो आप उसे निग्लेक्ट करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या है? सिंगापुर का बैंक इधर है, उसकी ब्रांच इधर है, तो वो हम उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन बैंक। अगर कोई बैंक ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर
और किसी देश में है लेकिन ब्रांच हमारे देश में, उसे हम बोलेंगे फॉरेन बैंक। इधर मैंने एग्जांपल भी दिया, सिटी बैंक, बैंक ऑफ साइलोन। अब आपने बताना है ये जो बैंक ऑफ साइलोन है, एक होमवर्क देता हूं, जल्दी से सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, जो बैंक ऑफ साइलोन है ये कौन सी कंट्री का है। तो आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। टास्क मिलते रहने चाहिए, तभी पढ़ने का मजा आता है। नेक्स्ट आपका आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसमें? बैंकिंग इंस्टीट्यूट में। फिर से एक याद दिला देता हूं, हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स को दो पार्ट में हमने बांटा है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड, जो सिस्टमैटिक वाइज काम नहीं करते। तो इसमें पहला आपका आ जाता है इंडिजीनियस बैंकर एंड द अनदर वन इज मनी लेंडर, सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। पहले आपके आते हैं इंडिजीनियस बैंकर, तो साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंडिजीनियस बैंकर्स आर द प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स हु ऑपरेट एज बैंक, एज सच बोथ रिसीव डिपॉजिट्स एंड गिवन लोन। इंडिजीनियस बैंक वो है, वो एक प्राइवेट फर्म की तरह काम करते हैं, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काम नहीं करते, प्रॉपरली ये आरबीआई के अंडर रजिस्टर्स नहीं होते, ये कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। आप कह सकते हो कि एक दुकान खोल के बैठ गए, बस हमें इन पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है तो कोई ना ये मुझे रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये आपके इंडिजीनियस बैंकर्स कहलाते हैं, जो बैंक की तरह ऑपरेट करते हैं लेकिन साथ में हमारा डिपॉजिट भी रिसीव करते हैं, लोन भी प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम इनका लोन रेट जो होता है थोड़ा हाई ही होता है, आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही था, ये प्रोफेशनल बैंकर्स की तरह काम नहीं करते, ये भी मेन चीज आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है मनी लेंडर्स, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था, वैसे आजकल ये मनी लेंडर्स कम ही मिलते हैं, होते भी हैं आजकल, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खुले होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर, आप एबीसी फाइनेंस कंपनी एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है, अब आपको पता है आपने बैंक से लोन लेना है, कितने ज्यादा कागज आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी, उसे पूरा करते करते बड़ा टाइम लग जाता है। तो उसको अगर आप नहीं करना चाहते, हम क्या करते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, वो कहते हैं हमसे पैसा ले जाओ और बाद में कोई आप मॉर्टगेज कर जाओ, अगर बाद में रिटर्न नहीं कर पाए तो हम उसको ले लेंगे। तो मनी लेंडर्स वही हैं जो आपको मार्केट में पैसा प्रोवाइड करते हैं, और ये भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं होता इनका, ठीक है। होप कितना क्लियर होगा। और नीचे मैंने लिखा भी है, दे चार्ज वेरी हाई रेट, बड़ा हाई रेट चार्ज करते हैं, तो इनसे बच के रहो। इतना क्लियर है, हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूट पढ़ लिया, ठीक है। फिर से दोहरा देता हूं तो आपको इसी तरह याद हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के दो पार्ट हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट। बैंकिंग इंस्टीट्यूट हम पढ़ चुके हैं, तो इसे हम क्रॉस कर देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के भी दो पार्ट हैं, जैसे बैंकिंग के दो थे सर, कौन से थे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। नॉन बैंकिंग के भी कितने हैं, दो हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वही हो गया जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वो आपके हो गए ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। पहला आपका ऑर्गेनाइज्ड में आ जाता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हो आईडीबीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। चाहे आजकल आप कह सकते हो ये जो बैंक सिस्टम है ना, अब ये भी पैसा आपसे लेती है और बाद में आपको लोन भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इनका मेन मकसद पहले जब ये बनी थी, इनका मेन मकसद क्या था, डेवलपमेंट के लिए ही था। तो उस कारण हम इन्हें ऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में डालते हैं। आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आपने क्या करना है, एक और टास्क है आपके लिए, आईएफसीआई का आपने फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखनी है। नॉलेज पाओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपने नॉलेज पे फोकस करना है। कभी ये नहीं सोचना कि ये थोड़ी पूछेंगे, हम नहीं करेंगे, हम क्या इतने बेले बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम आपको निकालना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। आप सर्च करोगे तो आपको याद रहेगा। अगर मैं इधर आपको फुल फॉर्म बता दूंगा तो आपको एक बार ही तो याद कर लोगे, लेकिन बाद में आप भूल जाओगे। तो आगे बात करते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। होप कि आपको पता चल गया होगा, इसमें आगे पढ़ लेता हूं। डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस,
मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं टू कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टू टेक अप प्रमोशनल एक्टिविटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है आजकल डेवलपमेंट बैंक्स पे बड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि एंटरप्रेन्योर को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। आपको पता है देश में जॉब्स की कमी हो गई है, जॉब्स बड़ी कम है, तो इन डेवलपमेंट बैंक्स को बनाया जा रहा है ताकि ये इन सेक्टर्स को कंप्लीट कर सके, एंटरप्रेन्योर्स को जगह जगह से ढूंढ सके, उन्हें प्रॉपर्ली लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आपका आता है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सबसे बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट दैट इज योर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आप उधर पैसा जमा कराते हो, अपनी इंश्योरेंस कराते हो, तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है। दीज इंक्लूड दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स विच मोबिलाइजिंग saving at the public at large through various schemes and invest these funds in corporate and government securities। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ही फोकस करती है, जैसे आप इधर पढ़ सकते हो LTT एंड म्यूचुअल फंड्स, GIC, ये सब कुछ आपके ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करते हैं कि आप हम पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न बड़ा अच्छा मिलेगा। ये मैक्सिमम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोन प्रोवाइड नहीं करती है, आपको बस क्या करती है, आपसे पैसे लेती है और आपको रिटर्न में बहुत अच्छे पैसे देती है। ठीक है, होप कि इतना क्लियर होगा। ये था हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम पढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने लिखा है इतना सा आप पढ़ लीजिए। जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करेंगे वो सारे इंस्टीट्यूट्स हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज। लेकिन हम पढ़ रहे हैं नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग मतलब जिनका काम बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना नहीं है, डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इधर आप पढ़ सकते हो दैट इज योर हायर परचेज, लीजिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस। हायर परचेज होता है कि आप इससे एक तरह का मान सकते हैं लोन फैसिलिटी पे आपने कोई मशीन खरीदी है तो वो भी आपकी हायर परचेज कहलाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है, आपको क्रेडिट रेट दे दिया जाता है, जैसे कि आप देखते हो कि आपके न्यूज़ में दिखाते हैं कि आप अपना क्रेडिट रेट पता कीजिए, तो ये वही है, वही सिस्टम है। तो ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। होप कि आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो एक बार हम सम अप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। नीचे मैंने डायग्राम बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। सर हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के दो पार्ट हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के भी दो पार्ट हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज। नॉन बैंकिंग के भी दो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके आ जाते हैं कमर्शियल बैंक, RRB, कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉरेन बैंक। अनऑर्गेनाइज में आ जाते हैं इंडिजीनियस बैंक एंड मनी लेंडर्स। अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट में तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट। होप कि क्लियर होगा। तो ये था आपका ग्राफ, ये मैंने आप इधर आपको फ्लो चार्ट बनाकर बता दी है जो आपने पढ़ना है। इसी के रिलेटेड आपको MCQ आएगा। अभी ये मत सोचो कि अभी हमने सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ा, अभी 3 पार्ट बाकी हैं। तो अगर पॉसिबल हो सका तो नेक्स्ट वीडियो में ही ये 3 पार्ट मैं कोशिश करूंगा कवर अप कर लूं, नहीं तो 2 पार्ट्स बन सकते हैं। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।